नमस्कार दोस्तों। तो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई, उसके क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पर ने कंप्लीट कर लिए थे। आज से जो अपना आज की जो क्लास है वो अपना नया चैप्टर है, नई यूनिट है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके जेट ICR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो इससे दो या तीन क्वेश्चन आपके जेट ICR में हर साल इस टॉपिक से या इस चैप्टर से आपके आते हैं। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है। तो देखिए बेटा, तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी की बात मैं बताऊं तो ये उस समय की बात है जब विभिन्न प्रकार के तत्वों को क्या किया गया था, खोज हो रही थी, मतलब तत्व डेली या तत्व खोजे जा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि यार बहुत सारे तत्व खोज लिए गए, तो क्यों ना इन तत्वों को ऐसा व्यवस्थित किया जाए जिनके क्या नाम से समान गुणधर्म हो, वो उनको एक जगह पढ़ लिया जाए, उनको व्यवस्थित कर लिया जाए। क्योंकि सभी तत्व खोजे गए तो उनके अलग अलग लक्षण थे, उनके भौतिक गुणधर्म अलग थे, उनके रासायनिक गुणधर्म अलग थे और उनकी कोई प्रॉपर्टियाँ जो थी वो अलग अलग थी। तो उन तत्वों को जिनके गुणधर्म समान हो, उन ऐसे तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने नियम, अपनी सारणियाँ वो बनाई। वही सारा जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर इस में बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक थे डोबर्नियर वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया बेटा, त्रिक नियम दिया। उन्होंने क्या दिया बेटा, त्रिक नियम दिया। डोबर्नियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया बेटा, त्रिक नियम दिया। और वो त्रिक नियम क्या था कि जब इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भार, मतलब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्रमागत आने वाले तीन तत्वों में, क्रमागत कितने तत्व आएंगे बेटा, तीन तत्व आएंगे। उन तीन तत्वों में प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, दूसरे तत्व के परमाणु भार या अणुभार, दूसरे तत्व के परमाणु भार या अणुभार के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, डोबर्नियर का त्रिक नियम। इसे डोबर्नियर का क्या कहते हैं बेटा, त्रिक नियम। अर्थात उसने कहा कि तीन को जब उनके परमाणु भार के क्रम में, अणुभार के क्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित करेंगे तो आपके पास क्या होगा बेटा, पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार है उनका जब अपन औसत लेंगे वो किसके बराबर आएगा बेटा, दूसरे के बराबर। और ये जो तीन तत्व थे ये डोबर्नियर के क्या कहलाए बेटा, त्रिक कहलाए। जैसे मैं बात करता हूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके तीन तत्व। लिथियम की अगर अपन बात करते हैं, पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है अगर अपन बात करते हैं कितना होता है बेटा, वो कितना होता है पोटेशियम, ये अपना जो क्या नाम से सोडियम होता है उसका कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। इसका परमाणु भार कितना होता है बेटा, 23 होता है। पोटेशियम होता है आपके कितना बेटा, 19, 38, 39 तो इसका होता है, प्लस इसका कितना हो गया बेटा आपके, अगर अपन बात करेंगे तो लिथियम का कितना होता है बेटा, 7। तो आप देखो बेटा 39 प्लस 7 कितना हो गया, 46। इसका औसत लिया 2/2 कर दिया, इसका औसत ले लिया मैंने, तो कितना आया बेटा, 23। तो ये आपको देखने को मिला इसमें कि जब प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन तत्वों को क्रमागत रूप से व्यवस्थित किया गया तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार या अणु भार के क्या आया बेटा, बराबर। ये क्या कहलाया बेटा, डोबर्नियर के त्रिक कहलाए। ये क्या कहलाए बेटा, डोबर्नियर के त्रिक। यहाँ कैल्शियम स्ट्रोंशियम में देखा गया, यहाँ देखा गया और यहाँ देखा गया। तो जब इतने तत्वों में देखा गया, इसको इतने तत्वों में देखा गया और यहाँ पे ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, लेकिन आगे और जो तत्व खोजे गए थे उन तत्वों में ऐसा नहीं था। तो इसको ऐसा माना गया कि ऐसा संयोग बस है ही, ऐसा हुआ है, ऐसा पूरी मतलब है नहीं।
तो इसे क्या कर दिया गया बेटा, फिर इसका रिजेक्शन कर दिया गया। लेकिन ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है, कई बार वो क्या कर लेता है कि निम्न में से डोबर्नियर का त्रिक है, कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो उसके लिए अपने ये क्या आ जाता है बेटा, काम में आ जाता है। नेक्स्ट फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक आए थे बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसका बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्रमागत आने वाले 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है तो उस 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के साथ क्या रखते हैं बेटा, समानता। जैसे कि संगीत के क्या होते हैं बेटा, 7 स्वर। संगीत के 7 स्वर अगर अपन बात करते हैं सारे गामा पादा नी सा, जैसे ही 7 पूरे होते हैं तो पहले वाले जो स्वर है उसकी क्या हो जाती है बेटा, पुनरावृत्ति। तो ऐसे ही 7 होने के खत्म होने के बाद में जो तत्व 8वें नंबर पे आता है उसके गुणधर्म पहले वाले तत्व के गुणधर्मों से क्या करते हैं बेटा, समानता रखते हैं। अब देखिए बेटा इसमें आगे अब देखिए बेटा जो आपके पास न्यूलैंड की थी तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 तत्व आए। इसके बाद सोडियम, इसके बाद क्या बेटा, सोडियम। तो देखिए कि सारे गामा पा ध नी सा, जैसे 7 पुनरावृत्ति होती है अपने आप ऑटोमेटिकली 7 स्वरों के बाद सारे गामा पा धा नी सा, फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ऐसे ही इन तत्वों को जब व्यवस्थित किया गया तो इनके गुणों में भी, जैसे यहाँ वाला था, इसके गुणों में क्या थी, इसके गुणों में भी क्या थी बेटा, समानता थी। लेकिन ये जो नियम था इसमें कोई अक्रिय गैसों की बात ही नहीं की गई और न ही इस कैल्शियम के आगे इसमें कोई बात ही नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या कहा गया, ये भी एक ऐसा ही मतलब आप यूं मान सकते हैं कि थोड़े से लेवल पे इसको सही सा मान लिया गया, लेकिन ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको भी क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद आपके पास लोथर मेयर ने भी मतलब तत्वों के वर्गीकरण को समझाया था। लोथर मेयर ने भी क्या किया था बेटा, तत्वों के वर्गीकरण को समझाया था। और एक और आए थे आपके पास, कौन बेटा, मेंडलीफ ने तो अपनी पूरी आवर्त सारणी ही बना दी थी। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो देखो बेटा क्या थी, मैं आपको बता रहा हूं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, कौन सी सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित करके एक सारणी बना दी जिसे क्या कहा गया बेटा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। देखो बोर्ड क्या आपके जो जेट ICR है उसमें अभी तक पढ़ाया, उसमें डोबर्नियर के त्रिक या न्यूलैंड का जो अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने। कई बार अभी 1-2 बार पिछले बार वैज्ञानिकों के नाम से भी जेट में क्वेश्चन आ गए थे आपकी केमिस्ट्री में। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें से कुछ नहीं ज्यादा वो पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर व्यवस्थित थी, किस पर आधारित थी। तो मेंडलीफ ने क्या कहा, देखो बेटा, तत्वों को विभाजित किया, वर्गीकृत किया। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की वो उसके क्या होती है बेटा, एटॉमिक मास के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल, फंक्शनली कंटिन्यूअसली रहती है। इट मीन्स अगर मैं कहूं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इस आवर्त सारणी में क्या हुआ बेटा, तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर क्या कर दिया बेटा, व्यवस्थित कर दिया। मतलब तत्वों को परमाणु भार, जिस तत्व का परमाणु भार कम था उसको पहले, फिर उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया बेटा, व्यवस्थित कर दिया। 64 तत्वों को या 67 तत्वों को ऐसे बताते हैं कि इसमें व्यवस्थित किया गया था। तो व्यवस्थित कर दिया गया। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, व्यवस्थित तो कर दिया। अब देखो बेटा
ये जो आवर्त सारणी थी ये भी सही आवर्त सारणी नहीं थी, मतलब इसमें भी सिस्टेमेटिकली तत्वों को क्या किया गया, वर्गीकृत या उनका विभाजन नहीं किया गया, उनको व्यवस्थित नहीं किया गया। कहीं तो इसमें परमाणु भार में विकृति आ गई कि मतलब कोई जो तत्व था जिसका परमाणु भार ज्यादा था और वो कम वाले के क्या हो गया बेटा, पहले आ गया। ऐसा डी श्रेणी में आपको देखने को मिला कि कुछ तत्वों के परमाणु भार ज्यादा थे लेकिन वो कम वाले के क्या हो गए बेटा, पहले ही आ गए, तो वहां पे इसका व्यवस्थित नहीं हो पाया। इसके अलावा इसमें मेनली था समस्थानिकों का, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं जिनके अगर अपन बात करते हैं परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो अब समस्थानिकों की खोज कर ली गई। इसका मतलब उनकी भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी कि इन समस्थानिकों को वो कहाँ रखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप थे, समूह ऐसे बना लिए थे उन्होंने, बताएंगे अपन आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे जिनमें गुणों में समानता नहीं थी, कहीं गुणों में समानता थी तो उनके परमाणु भार में या उनमें क्या आ रहा था बेटा, डेविएशन आ रहा था। तो इस प्रकार से ये आवर्त सारणी भी क्या होगी बेटा, ये आवर्त सारणी इसने खूब इसको व्यवस्थित करने की खूब कोशिश की गई थी, लेकिन फिर ये आवर्त सारणी भी क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। या ये आवर्त सारणी भी अगर अपन बात कर सकते हैं कि सफल नहीं हो सका, जो आपके था मेंडलीव था वो भी क्या नहीं हो सका बेटा, सफल। तो इसमें अब तक का जो क्वेश्चन आपके जेट आईसीआर में जो आएगा वो वहां से, एक तो डोबर्नियर से, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें यही पूछेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, मेंडलीव आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर व्यवस्थित की गई थी, कहाँ व्यवस्थित की गई थी, कैसे बताया गया था। फिर इसमें अगर अपन बात करते हैं तो इसके बाद जो आवर्त सारणी आई थी वो थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी आई थी बेटा, अब ज्यादा अपन इसमें और डिटेल छोटी मोटी इनकी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, अपना जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट अपने पास है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक जो आवर्त सारणी थी वो किसने दी थी बेटा, हेनरी मोजले ने। किसने दी थी बेटा, हेनरी मोजले ने। और हेनरी मोजले ने कोई ज्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं किया था, उसने बस एक थोड़ा सा चेंज कर दिया था अपनी आवर्त सारणी में कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होते हैं बेटा, आवर्ती फलन। देखो मेंडलीव ने यह कहा था कि आवर्त सारणी तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु भार के आधार पर उसके जो गुणधर्म है वो क्या होता है बेटा, बदलाव आता है, और एक निश्चित परमाणु भार के बाद गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति। ऐसा ही उसने बताया था। लेकिन क्या हुआ बेटा, वो मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाया, पूरे जो भी फैक्ट्स थे उनको नहीं बता पाया, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। फिर इसके बाद जो आवर्त सारणी आई वो आधुनिक आवर्त सारणी कही गई, जो आज भी है, प्रेजेंट है, उसको अपन पढ़ते हैं, जो अपन देखते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। ये आवर्त सारणी दी थी किसने बेटा, हेनरी मोजले ने। ये हेनरी मोजले ने दी थी। और हेनरी मोजले ने क्या कहा, और उन्होंने एक इस आधुनिक आवर्त सारणी के लिए भी जो आवर्त नियम था वो आधुनिक आवर्त नियम बन गया। उस आधुनिक आवर्त नियम को क्या कहते हैं या क्या होता है, वो ये होता है बेटा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होते हैं बेटा, आवर्ती फलन। अर्थात कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या होंगे बेटा, व्यवस्थित होंगे। परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, गुणों में बदलाव आता है, फिर एक निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में क्या आने लग जाती है बेटा, समानता आ जाती है। ये आवर्ती फलन का जो होता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है कि एक निश्चित आवर्ती के बाद में, कि जैसे अपन देखते हैं घड़ी में एक निश्चित समय अंतराल के बाद में घड़ी के जो सुई वो वहीं पे आ जाते हैं, वैसे ही एक निश्चित समय अंतराल के, एक निश्चित परमाणु क्रमांक के अंतराल के बाद में गुणों में क्या आ जाती है बेटा, समानता आ जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, आवर्ती फलन कहते हैं। और ये जो आवर्त सारणी है आपकी, इसमें जो तत्व जितने भी खोजे गए हैं या जो भी और खोजे जा रहे हैं वो तत्व इसी में क्या हो जाते हैं बेटा, व्यवस्थित होते जा रहे हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित थी, तो सीधा पूछ लेता है, कई बार इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी दे देता है, तो प्रोटॉनों की किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका क्या कहते हैं बेटा, जेड परमाणु क्रमांक, उसका क्या कहते हैं बेटा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जब इस आवर्त सारणी की अगर अपन बात करते हैं तो इस आवर्त सारणी में सभी जो आपके
तत्व हैं उनको क्या कर दिया गया है बेटा, व्यवस्थित कर दिया गया है। अब इस आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें होती हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वर्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 18। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है बेटा, 18। और जो आडी या तिरछी लाइनें होती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, आवर्त। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, आवर्त कहते हैं। इन आवर्तों की संख्या कितनी है बेटा, 7। कितनी है बेटा, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें हैं वो कितनी है बेटा, 18, इनके कहते हैं वर्ग। और जो तिरछी लाइनें हैं उनकी संख्या कितनी है बेटा, 7, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, आवर्त कहते हैं। अब इस आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसको 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, 4 ब्लॉकों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब अपन इस आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण है वो ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, फिर मैं पूरी कंप्लीट आपको आवर्त सारणी बना के बताऊंगा। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉकों में, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के नीचे इसी प्रकार से रखा जाता है, इधर एस ब्लॉक के तत्व रहते हैं यहाँ डी के बीच में, और फिर इनके नीचे एफ ब्लॉक के तत्व, और इधर कितने कौन से रहते हैं बेटा, पी ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या कितनी है बेटा, 2। कितने में, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी के कौन कौन से वर्गों में रहते हैं बेटा, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। तो वर्ग संख्या 1 की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। देखो ग्रुप फर्स्ट, पहले ग्रुप की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास सबसे पहला जो परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, Fr, ये आपके पास पहले वर्ग के तत्व हैं। लेकिन देखो मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं, हाइड्रोजन जो है वो अगर अपन बात करें परमाणु क्रमांक के आधार पर यहाँ व्यवस्थित है, बट अगर इसके गुणधर्म देखे जाएं तो इसके गुणधर्म कौन से बेटा, 17वें वर्ग हेलोजन वर्गों के साथ क्या रहते हैं बेटा, गुणों में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। इसलिए इसे वेगा वोइस मतलब आवर्त सारणी का क्या कहते हैं बेटा, आवारा तत्व। मतलब इसका स्थान कहाँ है आवर्त सारणी में भी निश्चित नहीं है। यहाँ तो इसको जो रखा गया है वो इसके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। वरना इसका अगर अपन बात करें बेटा, वरना अगर अपन इसका बात करें कि इसका परमाणु, इसके गुणों में, गुण इसके क्या है बेटा, 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके साथ गुणों में क्या रखते हैं बेटा, समानता रखते हैं। 17वें वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में क्या रखते हैं बेटा, समानता। तो फिर मैं आपको बताऊं, ये आपके पास पहला जो वर्ग है हाइड्रोजन, तो इसको अब हाइड्रोजन को तो इसमें मानते नहीं है कि पहले वर्ग का तत्व है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या है बेटा, फ्रेंशियम, ये आपके पास तत्व है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है बेटा आपके पास 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब आपको पहला जो तत्व है अपन याद करते हैं, लीना की रब से फरियाद। किसकी है, लीना की रब से फरियाद। जो भी आपकी ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसको मानते नहीं, लेकिन हाइड्रोजन एक अधातु है। और अगर अपन बात करते हैं ये सारी क्या है बेटा, धातुएं। फ्रेंशियम जो क्या है वो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, रेडियोधर्मी तत्व होता है। अगर अपन बात करें, देखो बेटा इनमें इन तत्वों के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, एक वर्ग में तत्वों के परमाणु क्रमांक का आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं बेटा। देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने 7 संख्याओं का एक समुच्चय लिखा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये एक 7 समुच्चयों का, 7 संख्याओं का समुच्चय लिखा है। और ये कुछ नहीं है बेटा, आपके जो 7 आवर्त हैं उनमें तत्वों की संख्या है। 7 जो आवर्त है ना, 1, 2, 3, 4 आवर्त सारणी के जो 7 आवर्त है उसमें तत्वों की क्या है बेटा, संख्या। तो देखिए बेटा अब इसको आपके सामने ये एक संख्या याद रखनी है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो आपको पता है, सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो सबको पता है। आपको हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब आपको पता है इसके नीचे वाले का निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया बेटा, 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया बेटा, 3। अब लिथियम का 3 है, अपने को सोडियम का चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे अगला, 8। तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा, 11। कितना हो गया बेटा, 11। ये कितना आ गया बेटा आपके पास, 11। इसका परमाणु क्रमांक 11। अब 11 में आप क्या जोड़ेंगे बेटा, 8, तो क्या आ जाएगा बेटा, 19।
कितना आ जाएगा बेटा 19। अब 19 पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो गया। अब पोटेशियम से आपको रुबिडियम का निकालना है तो आप क्या जोड़ेंगे बेटा 18 जोड़ेंगे। 18 जोड़ते ही कितना हो गया 36 और 1 37। रुबिडियम का कितना हो गया बेटा 37। अब 37 के बाद आप सीजियम का निकालेंगे तो फिर कितना जोड़ेंगे बेटा उसमें 18 जोड़ेंगे। तो सीजियम में 18 जोड़े तो कितना हो गया आपके पास 18। और ये सीजियम अगर अपन बात करते हैं इसका परमाणु क्रमांक आपके पास कितना हो गया बेटा 55। भाई 37 में 18 जोड़े तो क्या है 55 और 55 में फिर क्या जोड़ेंगे आप क्या बेटा 32 तो क्या हो गया बेटा 87। कितना आ गया बेटा 87। कितना आएगा बेटा 55 और 32 कितने हो गए आपके पास 87। तो फ्रेंशियम का परमाणु क्रमांक मतलब लिथियम का अगर अपन बात करेंगे तो 3, सोडियम का कितना हो गया 11, पोटेशियम का 19, सीजियम रुबिडियम का कितना हो गया बेटा 37, सीजियम का कितना हो गया बेटा 55 और आपका फ्रेंशियम का कितना हो गया बेटा 87। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा जो आपका पहला वर्ग आवर्त सारणी का एस ब्लॉक का वो क्या है बेटा उसके विभिन्न तत्वों के क्या हो गया आप परमाणु क्रमांक आसानी से क्या कर सकते हो बेटा। इसी ट्रिक से आप आगे के सभी को एक को सिखा रहा हूं, आप ऐसे क्या कर सकते हो बेटा निकाल सकते हो। जो पहला वर्ग है आवर्त सारणी का पहला वर्ग इसे क्या कहते हैं बेटा क्षार धातुएं। क्या कहते हैं बेटा क्षार धातुएं। क्या कहलाती एल्काइली मेटल्स। ये क्या कहलाती बेटा क्षार धातुएं क्योंकि ये जल से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बेटा क्षारों का निर्माण करते हैं। जल से क्रिया करने पर किसका निर्माण करते हैं बेटा क्षारों का निर्माण कहते हैं। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं या इनके जलीय विलयनों की प्रकृति कैसी होती है बेटा क्षारीय। इस वर्ग के जो तत्व होते हैं अभी सीधे क्वेश्चन अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस वर्ग के जो तत्व होते हैं फर्स्ट वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है बेटा NS1। क्या होता है बेटा NS1। अब S ब्लॉक के S ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाता है क्या कहलाते हैं बेटा S ब्लॉक के क्या कहलाते हैं बेटा तत्व कहलाते हैं। अब आपने देखा कि आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 1 और 2 के जो तत्व हैं वो क्या है S ब्लॉक के तत्व हैं। अब अगर अपन बात करते हैं यहां आइए अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा NS1। अब N जो होता है वो क्या होती है आपके मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या होती है और ये किसको दर्शाती है बेटा आवर्त की संख्या को। किसको दर्शाती है कोषों की संख्या को भी दर्शाती है और आवर्त की संख्या को किसको दर्शाती है कि कौन से आवर्त का ये तत्व है। तो अगर अपन बात करते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे Li3 तो लिथियम का लिखोगे बेटा 1s2 दो वर्ग 3 होते हैं पहले 1s2 हो गया फिर क्या आएगा 2s1 ये लो 2s1। तो अगर अपन बात करेंगे बेटा कि हाइड्रोजन पहले आवर्त में आ जाता है दूसरे में लिथियम आ गया 2s1 तो ये दूसरे आवर्त का पहला तत्व है अगर अपन बात करें 2s1। फिर अगर अपन बात करते हैं देखो सोडियम की तो सोडियम होता है बेटा कितना 11 तो 11 हो गया कितना 1s2 2s2 2p6 10 और कितना बच गया एक और 3s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है बेटा S में। कौन से ब्लॉक के तत्व है S ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के तत्व बेटा S ब्लॉक के तत्व है। और ये जो सोडियम है आपके पास आपकी आवर्त सारणी के वर्ग संख्या तो कितनी है बेटा इसमें पहली है और जो आवर्त संख्या है इसकी वो कितनी है बेटा तीसरे आवर्त में आता है। अभी बताता हूं कि कौन से तत्व को अगर अपन उसका अपने को पता करना है कि इसका क्या नाम से आवर्त कौन सा है इसका वर्ग संख्या कौन सी है तो इसके लिए अपन अभी आपको डिटेल में और बताऊंगा। अब देखिए बेटा अगर अपन पोटेशियम की बात करते हैं पोटेशियम 19 तो पोटेशियम 19 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अब आप इनको अक्रिय गैस के अकॉर्डिंग लिखना बताया था तो पोटेशियम से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो आर्गन 18 आ गई तो फिर क्या आ गया बेटा 4s1। आर्गन जब खत्म होता है उसके बाद में क्या होता है 3p6 खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद में 4s1 आता है। ऐसे ही एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा पोटेशियम का। फिर रुबिडियम 37 से पहले की अक्रिय गैस हो गई बेटा क्रिप्टोन के बाद में 5s1 आता है। फिर रुबिडियम के बाद में सीजियम क्या होता है 55 तो 55 से पहले की 54 जीनोन आता है आपके पास और 6s1
6s1 हो गया। फिर इसके बाद में आपके पास फ्रेंशियम 87 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है, उससे पहले 86 की क्या आती है बेटा, रेडॉन आती है, और फिर क्या आ जाता है आपके 7s1। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ, एस में। कौन सी ब्लॉक के तत्व है बेटा, एस ब्लॉक के तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भर रहा है इसका, या एस ब्लॉक में, एस कक्षक में भर रहा है, तो ये एस ब्लॉक के क्या हो गए बेटा, तत्व हो गए। अब अगर अपन बात करते हैं, देखो बेटा पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या दर्शाते हैं बेटा, वर्ग संख्या। एस जो कक्षक होता है या एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसकी क्या दर्शाती है बेटा, वर्ग संख्या। क्या दर्शाती है बेटा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भर रहा है, एस कक्षक में भर रहा है, तो अगर एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला वर्ग है, और एस कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरा वर्ग है, अभी आपके सामने आएगा। तो ये तो दर्शाता है वर्ग संख्या को, किसको दर्शा रहा है बेटा, वर्ग संख्या, किसको, वर्ग संख्या। और ये जो दर्शा रहा है 4 5 6 7, ये दर्शा रहे बेटा आवर्तों की संख्या को। कि अगर मैं बात करूं सीजियम, तो सीजियम आप कह देंगे कि छठे वर्ग के, छठे आवर्त का पहले वर्ग का तत्व है। कौन बेटा, सीजियम। तो इस प्रकार से अब देखो बेटा, जो आपके पास आवर्त सारणी है उसका दूसरा वर्ग जो एस ब्लॉक के तत्व ही होते हैं। सेकंड वर्ग की अगर अपन बात करते हैं, पहला वर्ग आपको बताया, सेकंड वर्ग जो है वो अपने अलग वीडियो, अलग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।